हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेकर के जाने वाला हूँ आपको बद्रीनाथ के सैर पर, बद्रीनाथ धाम। और बद्रीनाथ के इस सफ़र को मैंने 2 दिन में पूरा किया था। पहले दिन मैं ऋषिकेश से जोशीमठ तक गया और उसके बाद जोशीमठ से अगले दिन सुबह मैं बद्रीनाथ के लिए निकल पड़ा। ऋषिकेश से जोशीमठ जाने के लिए आपको रुद्रप्रयाग, चमोली, जोशीमठ होते हुए फिर बद्रीनाथ जाना पड़ता है। तो आज का सफ़र हमारा जोशीमठ तक का ही है। ऋषिकेश से आगे बढ़ते समय हमें कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारी गाड़ी कुछ देर के लिए रुक गई क्योंकि बाकी सभी गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। लैंडस्लाइड वाला रास्ता क्लियर होने के बाद हम फिर आगे बढ़ चले और फिर हम आ पहुँचे बियासी। बियासी में आपको काफ़ी सारे छोटे बड़े होटल्स और ढाबे देखने को मिल जाएंगे। उन ढाबों में आप चाहो तो नाश्ता वगैरह कर सकते हो। यह है बियासी का होटल। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। अभी भी राकेश नाश्ता कर रहा है। आलू के पराठे, अचार और सब्जी और आलू दिया। मात्र 50 रुपये प्लेट और मज़ेदार। तो इस रास्ते में देवप्रयाग जाने से पहले ये बियासी पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादातर तो गाड़ियाँ रुकती है नाश्ते करवाने के लिए। तो हम लोग भी वहीं पे रुके। बियासी में नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले और हमारा अगला पड़ाव होने वाला था देवप्रयाग। रास्ते में हम लोग तोता घाटी पार कर रहे थे, जो कि यहाँ की एक खतरनाक घाटी मानी जाती है। यह है देवप्रयाग, 5 प्रयागों में से एक। यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से बन जाती है गंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी है। वहाँ से अलकनंदा नदी आती हुई और इधर से भागीरथी। कोशिश करता हूँ कि थोड़ा ऊपर तक जाऊँ और जा कर के ये संगम को और अच्छे से दिखाऊँ आपको। भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री से होकर के आती है, उसका मिलन होता है यहाँ पे अलकनंदा नदी से, जो कि बद्रीनाथ से होकर के आती है। इन दोनों नदी के संगम से ही गंगा नदी तैयार हो रही है, जो आगे चलकर ऋषिकेश तक पहुँचेगी। ये अलकनंदा नदी आप देख रहे हैं, ये बद्रीनाथ धाम से होकर के आती है। इसमें विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और नंद प्रयाग से कई और नदियों से मिलते हुए फाइनली ये देवप्रयाग पहुँचती हैं, जहाँ इसका संगम हो जा रहा है भागीरथी नदी से। और यहीं पर बन जाती है गंगा नदी, इसी जगह। यहाँ पे लोग अपने पितरों को जल देते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करते हैं। लोग यहाँ गंगा स्नान भी करते हैं, आप देख सकते हो लोगों को यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए। ये कुछ गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ पे लोग पिंडदान वगैरह करते हैं। इसके बाद हम पहुंचने वाले थे श्रीनगर। और हाँ, ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये है पौरी गढ़वाल का श्रीनगर। और इस श्रीनगर शहर में ही है धारी देवी का मंदिर, जो कि आगे चलकर हमें रास्ते में मिलेगा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। और जिनको यानी कि धारी देवी माँ, जिनको कहा जाता है कि वो चारों धाम की रक्षक है। और ये बगल में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है अलकनंदा नदी। और यहाँ पर अलकनंदा नदी कितनी चौड़ी है।
श्रीनगर के आगे कई ऐसे पैचेस है रोड में जहाँ पर रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। तो वैसे जगहों पर काफ़ी सावधानी से आप ड्राइव करें या फिर अपने साथ कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर को ही ले करके चले जो इन पहाड़ों में गाड़ी चलाने में सक्षम हो। इसके बाद हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग ही वो जगह है जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। और रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, इन दोनों नदियों का संगम होता है। रुद्रप्रयाग से कुछ आगे बढ़ने पर नज़ारा पूरी तरह से बदलने लग जाता है और हमें पहली बार बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां नज़र आती है और जिन्हें देखने के लिए हम कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं। अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे काफ़ी ऊंचाई तक आ चुकी थी। एक ओर जहां अलकनंदा नदी की गहरी खाई थी तो दूसरी ओर ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ियाँ। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी और हम लोग जोशीमठ शहर तक पहुंच ही गए थे। हमारा विचार था कि आज रात जोशीमठ में ही रुक जाया जाए और अगली सुबह यहाँ से बद्रीनाथ के लिए हम लोग चले, क्योंकि बद्रीनाथ तक की जर्नी जो जोशीमठ से थी वो भी काफ़ी लंबी जर्नी है और वहाँ की घाटियाँ काफ़ी खतरनाक। यह है बद्रीनाथ रोड पे ही स्थित है हमारा होटल और काफ़ी इकोनॉमिकल है, सो कोई भी आके रुक सकता है। ये ऊपर में ये माउंट बर्मल दिख रहा है, माउंट बर्मल जो ओली से और क्लियर दिखाई पड़ता है। ये देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। अगली सुबह जोशीमठ से बद्रीनाथ तक की हमारी जर्नी हम लोगों ने काफ़ी सुबह ही शुरू कर दी और आज जोशीमठ से हम लोग बद्रीनाथ करीब 2 से ढाई घंटे में पहुंचने वाले थे और रास्ते में हमें मिलने वाला था काफ़ी दुर्गम घाटी, वो घाटी जिस पे रात में जाने के लिए लोग मना करते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे हादसे होते रहते हैं। ये पहुंच गए हम नरसिंह टेम्पल जोशीमठ। हम लोग आगे चलते हैं नरसिंह मंदिर। अंदर का व्यूज़ दिखाते हैं आपको। ये मंदिर भी आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है। जोशीमठ में लोग बद्रीनाथ जाने से पहले यहाँ आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं, लेकिन चलिए मंदिर का जो ये पूरा एरिया है वो आपको दिखाता हूँ। पिछली बार भी मैं आया था, आपने मेरा वो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखे होंगे नरसिंह मंदिर के बारे में, थोड़ा बहुत था उसमें, लेकिन अब चलिए पूरी मंदिर को मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद में रिमॉडलिंग किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया इसका। यह आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी यहीं बैठा करते थे। इस पूरी
बिल्डिंग का आर्किटेक्चर को देख के लगता है कि ये सदियों पुरानी है। और ये है नरसिंह मंदिर का सामने का व्यू। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है नरसिंह अवतार। ये भगवान नरसिम्हा का वही मंदिर है। भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन वास यहीं पर होता है। नहीं ले सकते हैं, पता है। ये माता लक्ष्मी का मंदिर है। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ से कुछ फोटोग्राफी वगैरह की थी। ये हो गया नरसिंह मंदिर दर्शन। भगवान नरसिम्हा की दर्शन पूजा भी हो गई। आदि गुरु शंकराचार्य का मठ भी देखा, उनकी गद्दी भी देखी। अब आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिम्हा के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चले बद्रीनाथ धाम की ओर। कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने वाले हर यात्री को यहाँ पर नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिम्हा के दर्शन अवश्य करने चाहिए, वरना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे जैसे हम लोग बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही रास्ते और दुर्गम होते जा रहे थे। पहाड़ियाँ और ऊंची दिखने लगी थी और अलकनंदा नदी की घाटी और गहरी। बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए आपको पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा के वेबसाइट से करवाना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर परमिट नहीं मिलेगी जाने के लिए। और हाँ, हमारा परमिट भी रास्ते में चेक हुआ था, जो आपको आगे चल के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बिना रजिस्ट्रेशन 4 धाम यात्रा या फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा आप ना ही करें तो बेहतर होगा, वरना आपको हो सकता है बीच रास्ते से ही लौटा दिया जाए। कुछ दूर आगे चलने पर हमें रास्ते में योग बद्री मंदिर के भी दर्शन हुए, और वहाँ से कुछ आगे चलने पर रास्ते में कुछ चेक पोस्ट बने हुए थे, जहाँ पुलिस ऑफिसर्स बैठे थे आपके यात्रा के रजिस्ट्रेशंस के परमिट को चेक करने के लिए। हम लोगों ने भी अपना परमिट चेक करवाया और फिर हम आगे बढ़ चले। एक ओर जहां रास्ते काफ़ी दुर्गम थे और कठिनाइयों से भरे हुए थे, वहीं दूसरी ओर नज़ारे काफ़ी खूबसूरत थे।
हमें पता नहीं था कि हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में इतनी खूबसूरत लोकेशंस भी छिपे हुए हैं। हम लोगों ने नज़ारे देखने को ही ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि घाटियों को अगर देखते तो शायद हमारी होश उड़ जाते। ये पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ फाइनली। ये चेक पोस्ट है बद्रीनाथ का और वहाँ टाउन है बद्रीनाथ। यहाँ पे एंट्री की गई गाड़ी नंबर की और कितने लोग जा रहे हैं। वो बद्रीनाथ टाउन और मुझे तो बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से दिखाई पड़ रही है, अगर आप देख सकते हो तो। घर करीब जाके और दिखाएंगे और अच्छी तरह से। ये हम बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं फाइनली और फिर होंगे दर्शन। ये देखिए और अच्छी तरह से नीलकंठ पर्वत का व्यू, माइंड ब्लोइंग है ना। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम एंटर कर चुके हैं, बस मंदिर जाने वाले हैं। मंदिर और कुछ ही दूरी पर है, गाड़ी पार्क करेंगे और फिर पैदल जाएंगे। ये हो गया नीलकंठ पर्वत ऊपर और ये बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन पहली बार। अब चलते हैं पैदल वहाँ तक। ये है बद्रीनाथ धाम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए थे। तप करते करते भगवान विष्णु पूरी तरह से बर्फ में ढक चुके होते हैं और उनकी रक्षा के लिए माता लक्ष्मी यहाँ एक बेर के वृक्ष के रूप में प्रकट होती हैं और उनको संरक्षण देती है। इसलिए बेर को बद्री भी कहा जाता है और इस स्थान को बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। ये है अलकनंदा नदी बहती हुई बद्रीनाथ धाम से। यहाँ तप्त कुंड है, जहाँ पे लोग नहाते हैं। गर्म पानी का कुंड है, हॉट स्प्रिंग है। एक बार वहाँ भी चलेंगे हम देखने के लिए कैसा है। हम तो फ़िलहाल नहा कर आए हैं, लेकिन एक बार आपको ज़रूर दिखाएंगे तप्त कुंड कैसी है। और ये बद्रीनाथ जी की मंदिर। ये बद्रीनाथ में पूजा अर्चना करके अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। नाश्ता करेंगे और फिर जाएंगे मानागढ़। यहाँ पे देश विदेश के काफी श्रद्धालु आते हैं बद्रीनाथ धाम में पूजा करने के लिए। हमारी पूजा अच्छी तरीके से हुई, दर्शन काफी अच्छा है। और आगे चलते हैं, आगे आपको और भी कुंड है जहाँ पे लोग नहाते हैं, नहा के पूजा करते हैं। वो सब कुंड दिखाएंगे जो कि हॉट वाटर देंगे।
ऊपर आप देख रहे हैं नर और नारायण पर्वत। एक पर्वत नर है तो दूसरा नारायण। ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, यानी बद्रीनाथ आने का मार्ग जो है वो बंद हो जाएगा। फिर बद्रीनाथ जी की स्थापना की जाएगी भविष्य बद्री जो कि नीति गांव में है, नीति पास के पास। बद्रीनाथ धाम में ये है गर्म पानी का कुंड, जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने से पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं, फिर जाके बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गर्म पानी का ये स्रोत कहाँ से आता है, इसका आज तक किसी ने कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन हाँ, ऐसा कहते हैं कि इस कुंड में या फिर इस कुंड के पानी में स्नान करने से आपके सारे चर्म रोग और बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ये सब कुंड में लोग नहाते हुए बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कराने के बाद और वहां दर्शन करने के बाद हम लोग बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माना गांव की ओर चल पड़े। माना जो कि भारत का आखिरी गांव है और अब इसे भारत का पहला गांव भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है ये। आइए चलते हैं माना गांव की माना सैर का आर्मी बेस कैंप, ITBP के कैंप से ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। अब ये नज़ारे देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत और उनमें ये ग्लेशियर्स। ये सारे जो ITBP के कैंप्स हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का आना जाना आसानी से हो सकता है। यहाँ से 18 किलोमीटर के बाद है माना पास, इसके बाद तिब्बत पड़ जाता है। ये पहुँच गए माना। माना गांव के लोकल लोग पानी भरते हुए वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ के गांव की छोटी छोटी कुटियाँ। माना गांव भारत का वो स्थान है जहां पर सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में दिखाई पड़ती है। पूरे भारत में आपको सरस्वती नदी के दर्शन कहीं नहीं होंगे, लेकिन माना में आपको सरस्वती नदी के दर्शन जरूर होंगे। कुछ ही दूर चलने पर सरस्वती नदी अलकनंदा से मिल जाती है और लुप्त हो जाती है। माना गांव में आपको भीम पुल भी देखने के लिए मिल जाएगा, और ये वही भीम पुल है जिसे कहा जाता है कि महाबली भीम ने उस समय बनाया था जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए स्वर्ग जा रहे थे। यही भीम पुल में ही आपको भारत की आखिरी चाय की दुकान भी मिल जाएगी, जिसको अब भारत की पहली चाय की दुकान के नाम से जाना जाता है। मेरी माने तो आप यहाँ पर 1 कप चाय जरूर पीजिएगा। इसके बाद आप आ जाइए व्यास गुफा, जो कि करीब 5000 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। कहते हैं महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर 18 पुराण और महाभारत की रचना की थी। ये है गणेश जी का गुफा। यहाँ से कुछ दूरी पर है गणेश गुफा, और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश ने यहीं बैठ करके महाभारत लिखा था। तो माना गांव में ये भी स्थित है। बद्रीनाथ से लौटते वक्त हम आप पहुँचे विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है, जो कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम स्थल है। बद्रीनाथ से लौटते समय अभी हम पहुंचे हैं विष्णु प्रयाग। ये पहला प्रयाग है अलकनंदा नदी का, 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। ये हम जा रहे हैं अभी संगम की ओर। ये धौली गंगा नदी आ रही है और इसका संगम हो रहा है यहाँ पर, इस स्थान पर अलकनंदा के साथ, और यहाँ बन जाता है विष्णु प्रयाग। ये नीचे संगम देखिए, और ये अलकनंदा नदी जो कि अभी हम बद्रीनाथ होकर आए हैं, बद्रीनाथ की तरफ से ये आ रही है।
ये संगम हो रहा है धौली गंगा से और ये आगे बढ़ती हुई जा रही है। पांचों प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है ये विष्णु प्रयाग। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।